नमस्कार। 2 दिन पहले कनाडा में हिंदू और सिखों ने केएफसी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि केएफसी में केवल वहाँ पर जो हलाल सर्टिफाइड मीट है उसको सर्व किया जा रहा है, नॉन हलाल को सर्व नहीं किया जा रहा, जिसे देसी भाषा में झटका मीट कह सकते हैं। तो ये जो मीट का मसला है, जो हलाल का मसला है, ये रह के उभर आता है। इस पूरे मसले को आज समझने की कोशिश करेंगे। कुछ पक्ष ऐसे हैं जो इसको कहते हैं कि इकोनॉमिक टेररिज्म है ये, कुछ का कहना है कि इकोनॉमिक जिहाद है, कुछ का कहना है कि इकोनॉमिक अपार्थीड है, यानी कि इस मुस्लिम इकोनॉमी को एक तरीके से आइसोलेट किया जा रहा है ताकि टारगेटेड जो पॉपुलेशन है मुस्लिम, उसको मार्केट के रूप में यूज़ किया जा सके। इस तरह की एलिगेशन भी है। कुछ का कहना है कि जो इससे पैसा है वो टेररिज्म में जा रहा है। कुछ का कहना है कि जो लीगल एड दी जाती है टेररिस्ट को, उसमें भी इस पैसे को यूज़ किया जा रहा है। तो तमाम तरीके की एलिगेशन है। उसमें हम ये भी देखेंगे कि भारत में इस हलाल सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है, कौन इसको देता है, और जो हमारी FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसके बारे में क्या कहती है और भारत सरकार का क्या रुख है, उस सारे मसले को समझते हैं। तो देखिए, ये सारे सर्टिफिकेट हैं जो देखने को हमें मिलते हैं, इस तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। तो अगर हलाल शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो अरबी से आता है। अरबी में इसका मतलब है परमिसिबल, और उर्दू या हिंदी में हो गया एक तरीके से इजाज़त, यानी कि उसको परमिट किया जाता है इस चीज़ को यूज़ करने के लिए इस्लाम में। तो पर्टिकुलरली ये मीट से जुड़ा हुआ है और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिससे ये जुड़ा हुआ है, जैसे अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, जेलेटिन से जुड़ा हुआ है, ब्लड के रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ नहीं करना है, तो उससे ये जुड़ा हुआ है। इसी वजह से जो हलाल है, जो हलाल मीट है, उसका मतलब होता है कि एक बहुत स्पेशल तरीके से उस जानवर को मारा जाए, उसका जो मुंह है वो मक्का की तरफ रहे, और जब उसको हलाल किया जाए, यानी कि जब उसकी आगे की गर्दन की काटी जाए नसें, तो उस वक्त वो नाम लिया जाए वहाँ पर अल्लाह का। इस तरीके से पूरा प्रोविज़न, और जो पूरा ब्लड है वो उसके शरीर से निकल जाए, क्योंकि पहले ही मैंने बात की कि वहाँ पर ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो इस्लाम में बैन है। और दूसरी तरफ है झटका मीट, जहाँ पर तुरंत उसको गर्दन को अलग कर दिया जाता है इस तरीके से। तो ये 2 तरीके की पद्धतियाँ, ये बहुत पुरानी पद्धति हैं, लंबे तौर से ये चली आ रही हैं। लेकिन अब इसमें मसला उठ जाता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी की बात है, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की बात है, रिलीजियस एंगल भी आ जाता है। तो अब ये मसला ज़्यादा उठने लग गया है। तो ये हमने देखा कनाडा वाली बात, वहाँ पर KFC के ऊपर हुआ। बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट हैं, रेलवेज़ रही है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे KFC जैसी, ये कोशिश करती हैं कि हलाल सर्टिफाइड ही सर्व सबको कर दें, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, हिंदुज़म में कोई ऐसा बहुत खुल के विरोध नहीं है कि हमें हलाल नहीं खाना है। लेकिन दूसरे पक्ष में इस्लाम में बिल्कुल है कि दूसरा हराम है, यानी कि नॉन परमिसिबल है, और इसे ही हमें यूज़ करना है। इसलिए हलाल को हर जगह पर चलाया जाता रहा। लेकिन अब ये मुद्दा उठने लग गया है अधिक तरीके से। तो योगी गवर्नमेंट, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने भी बैन किया पिछले साल हलाल प्रोडक्ट को। लेकिन वहाँ पर जो हलाल प्रोडक्ट को बैन किया गया वो उन प्रोडक्ट की बात थी जो कि मीट से जुड़े हुए नहीं हैं। केवल मीट ही हलाल में नहीं आता, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और हलाल में आ गए हैं। जो सारी कंट्रोवर्सी है वो इसीलिए है। मीट के ऊपर किसी का बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है कि हलाल है कि नॉन हलाल है, लेकिन जो उसका मिसयूज़ हो रहा है उसके ऊपर, उस सारे मसले को हमें समझना है। तो ये बहुत सारी बातें, इनका गिरिराज सिंह का कहना था कि हिंदू जो है उनको अब झटका मीट खाना शुरू कर देना चाहिए। वो तो शुरू से खा रहे हैं, लेकिन वो पूछते नहीं हैं कि हलाल है कि नॉन हलाल है, बस फ़र्क ये है, पूछते नहीं हैं। रवि रंजन सिंह है, उन्होंने नई टर्म दी हलालोनॉमिक्स। उनका कहना है कि ये एक इकॉनमी से जुड़ा हुआ मसला है, तो वहीं से हलाल इकॉनमी की बात आती है। तो पिछले साल भी एक वीडियो आया था जहाँ पर ट्रेन में सर्व कर दी गई चाय, चाय का जो पैकेट था उसके ऊपर लिखा हुआ था हलाल सर्टिफाइड। अब वो व्यक्ति हिंदू था, उसने कहा सावन का महीना चल रहा है, तुमने मुझे हलाल सर्टिफाइड दे दिया। अब देखिए वहाँ पर हुआ क्या, उस पर केवल सर्टिफिकेट है, वो मीट का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए वो हलाल नॉन हलाल के उस दायरे में नहीं आता। लेकिन सर्टिफिकेट लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो धार्मिक भावनाएं उस व्यक्ति की आहत हो गई। लेकिन वो चाय थी, उसके ऊपर सिर्फ स्टैंप लगी हुई थी और कुछ नहीं था। लेकिन वो क्यों लगी हुई थी, वही हमें समझना है। जयपुर में पिछले महीने ही ऑर्डर किया गया कि जितनी सारी मीट शॉप है वो ये कहें कि वो झटका देंगी कि हलाल देंगी। तो इस तरह की बातें अब हो रही हैं, ये बढ़ती बढ़ती और बढ़ेंगी, और ये इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एक्शन रिएक्शन हो रहा है। एक पक्ष बिल्कुल अडिग है कि मुझे हलाल लेना है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमें नहीं लेना। तो ये मैटर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सारा मसला क्यों है, इसमें पॉपुलेशन का भी खेल है। जो भी इकॉनमी है वो एक तरीके से चलती है, पॉपुलेशन को टारगेट करती है, उनकी इच्छाओं को टारगेट करती है। अगर कोई, जहाँ पर यूथ ज़्यादा है वहाँ पर उस तरीके की मार्केट बनाई जाएगी कि यूथ के हिसाब से वहाँ पर कपड़े बनाए जाएँ।
जूते बनाए जाए उनके हिसाब से, होटल हो, लाइफस्टाइल हो उनका, ताकि वो उसमें इंजॉय कर सकें। कोई बुजुर्ग वाली इकॉनमी ज़्यादा होगी वहाँ पर उस तरीके से इकॉनमी चलेगी। तो यहाँ पर क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन के आसपास हो गई है, थोड़ा सा पुराना डाटा है, तो 200 करोड़ के आसपास हो रही है, जो कि पूरे विश्व की 25% आबादी है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जिसमें बहुत सारा एरिया, 49 कंट्री तो मुस्लिम मेजोरिटी है। 2-3 तो हमारे बगल में जहाँ पर बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और हमारे देश में खुद 2011 में 20 करोड़ के आसपास थी, अब बढ़कर हो सकता है काफ़ी अधिक हो गई हो, 25 के आसपास हो या 25 से 30 के बीच में लग रही हो। तो इस तरीके से बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को टारगेट करके इकॉनमी को काम अपना चलाया जा रहा है। तो इकॉनमी पे अगर हम आए देखेंगे कि इकॉनमी में अगर फूड और बीवरेज, देखिए फूड में केवल मीट नहीं, जितने अन्य प्रोडक्ट हैं। अब फूड में, मीट में क्या इशू है कि वहाँ पर वो सारी बातें हुई, वहाँ पर जो बुचर है, जो कसाई है, वो भी मुस्लिम होना चाहिए। तो जो इकोनॉमिक अपार्थीड की एलिगेशन लग रही है वो इसलिए क्योंकि अगर हलाल सर्टिफाइड है, वहाँ पर उसको देखने की जो सर्टिफिकेट देता है वो मौलाना या मुफ्ती देते हैं। अब वो उसमें कई बार ऐसी कोशिश करते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक जो व्यक्ति काम कर रहा है वो लगभग एक ही धर्म का हो, मुस्लिम हो, तो उसको बेटर कोशिश है कि उसको हलाल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन ऐसी कोशिश रहती है। तो उससे क्या है कि जो दूसरे लोग हैं उनको उसमें से काम नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए, जैसे फूड और बेवरेज, इसमें अन्य बेवरेज भी आ गए, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, वो सारी चीज़ें भी आ गई, बिस्किट भी आ गए, वो सारे की इकॉनमी जो है वो 1.89 ट्रिलियन 2027 तक पहुंच सकती है। 1 ट्रिलियन का मतलब हो गया एक के आगे 12 जीरो, यानी कि 1 लाख करोड़। तो 2 लाख करोड़ की जो फूड और बीवरेज की इंडस्ट्री है, पेय पदार्थों की है, वो 2027 तक हो सकती है। और वहीं पर जो इस्लामिक फाइनेंस है, जिसको कई बार हलाल फाइनेंस भी कहा जाता है, जिसमें इस्लामिक बैंकिंग के हिसाब से जो इस्लामिक रूल है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, ये सारी चीज़ें वो लागू होती है, वो 2026 तक 5.96 ट्रिलियन पहुंच सकता है, यानी कि 6 ट्रिलियन, 6 लाख करोड़। तो अगर दोनों को मिला दें तो 8 लाख करोड़ के आसपास की ये पूरी जो मार्केट है पहुंच जाएगी। भारत खुद की इकॉनमी को 5 ट्रिलियन बनाना चाह रहा है, और देखिए 8 लाख करोड़ की इकॉनमी बन रही है। तो इकोनॉमिक एंगल इसमें बहुत बड़ा है। देखिए मार्केट साइज ग्लोबल हलाल इंडस्ट्री टू रीच 7.7 ट्रिलियन बाय 2025। तो 1-2 सालों में ये 7.5 से 8 ट्रिलियन पहुंच रही है, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। और इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि बाकायदा कोई रिसर्च नहीं हो रही, प्रॉपर रिसर्च हो रही है। ये सेम वही डाटा है कि 7.7 ट्रिलियन पहुंचेगी। बाकायदा स्टेट ऑफ द ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमी रिपोर्ट आती है, पिछले 10 सालों से आ रही है। अब देखिए प्रॉपर खुद वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा कि सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है। एक पहल है इस तरीके की, हम देखेंगे उसमें क्या क्या है। तो देखिए इसमें जो अगर इस्लामिक इकोनॉमी में इन्होंने बड़े बड़े 7 सेक्टर हैं, 6 तो एक तरीके के दूसरे जो कंज्यूमरिज्म वाले हैं, एक नॉन कंज्यूमरिज्म वाला है, जैसे कि इस्लामिक बैंकिंग जो कि सबसे बड़ा है 6 ट्रिलियन। उसके बाद जो उसमें 6 और है, हलाल फूड, हलाल मीडिया एंड रिक्रिएशन, हलाल फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयाँ, हलाल फैशन, हलाल ट्रैवल टूरिज़्म, हलाल कॉस्मेटिक्स। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हलाल का जो ज़्यादातर जुड़ा हुआ था मसला वो मीट से था, 2-3 चीज़ों से था, अल्कोहल के प्रोडक्ट से था, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया बहुत सारी जगह पर, तो इसलिए ये इशू बन रहा है। तो ये सारी एक मार्केट का खेल चल रहा है। अब जैसे इस्लामिक फाइनेंस की बात करें, वहाँ पर एक अलग से एक बॉन्ड जारी होता है, सुकूक बॉन्ड, जो कि एक नॉर्मल बॉन्ड की तरह ही है, लेकिन बस इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता क्योंकि वो इस्लाम में हराम है। तो यहाँ पर जब बॉन्ड जारी होता है तो इन्वेस्टर को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, असेट में एक तरीके से वो उतना पार्टनर हो जाता है। तो अलग तरीके से वहाँ पर कंसेप्ट चलता है। इस्लाम की जो शरिया की जो पाबंदियाँ हैं उसको उसमें बाकायदा मेंटेन किया जाता है। हलाल फूड के ऊपर हमारी बात हो ही चुकी है। 200 बिलियन के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है वो इम्पोर्ट कर रही हैं। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो देखिए सारा जो बिजनेस है वो पैसे की बात हो रही है। मुस्लिम फ्रेंडली ट्रैवल, यानी कि जिसको हलाल ट्रैवल भी कहा जाता है, हलाल टूरिज़्म भी कहा जा सकता है। यहाँ पर देखिए टूरिज़्म में जो उनके टारगेट हैं लोगों के, उनका कहना है कि होटल ऐसे हों। यहाँ पर क्या किया जाएगा, होटल ऐसे होंगे जहाँ पर मेल और फीमेल के लिए स्विमिंग पूल अलग होगा, जो नमाज़ पढ़ने के लिए प्रॉपर एक जगह बनी होगी,
हलाल सर्टिफाइड फूड सर्व किया जाएगा, ताकि पूरी रिलीजियस जो उनकी भावनाएं हैं उसको तवज्जो मिले। इस वजह से इस इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है, और केवल इस्लामिक कंट्रीज़ में नहीं, यूरोप में, लंदन में, जर्मनी में, हर जगह पर, भारत में इसको खूब एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है। जो टूरिस्ट एजेंट कह सकते हैं, टूरिज़्म वाली कंपनियाँ हैं, वो इसको फॉलो कर रही हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, इकोनॉमिक एंगल है इसमें। तो कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी है कितनी, 133 बिलियन डॉलर की। 2 बिलियन मुस्लिम इतना खर्च कर सकते हैं, 2022 में उन्होंने किया है, और ये बढ़ेगा। तो देखिए, पैसे की सहारा उनके पास डाटा है। मॉडेस्ट फैशन, हलाल फैशन, वो फैशन जिसमें जो नॉन रिवीलिंग कपड़े हैं वो पहने जाएंगे, इस्लामिक मर्यादाओं का ख्याल रखा जाएगा और वो कपड़े पहने जाएंगे, लेकिन वो फैशन भी लगना चाहिए, सोबर भी लगना चाहिए, अच्छा भी लगना चाहिए। तो देखिए, ये तो पूरे साउथ एशियन कल्चर की बात है। यहाँ पर चलिए उन्होंने बना लिया, लेकिन पूरा साउथ एशियन कल्चर इसी तरीके से चलता है, वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल अलग। तो इस तरीके का फैशन है। इस फैशन इंडस्ट्री की भी पूरी डिमांड है, उसका भी ये कितना है, तो 2022 में 2 बिलियन मुस्लिम्स ने कितना खर्चा, 318 बिलियन डॉलर, इतना पैसा खर्च हुआ इस पर। तो खूब सारा पैसा इस पे आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कई सारी डिमांड्स उनकी क्या है कि जो लेदर के प्रोडक्ट उनको यूज़ करने हैं वो भी ऐसे हों कि वो जिस जानवर का है वो भी हलाल के तरीके से ही वहाँ पर मारा गया हो। तो इस तरीके की डिमांड भी है। तो जो लेदर प्रोडक्ट है वो हलाल वाले जानवर का हो। इस्लामिक थीम्ड मीडिया एंड रिक्रिएशन, जो एंटरटेनमेंट के साधन है वो भी इस प्रकार के हों कि वो इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं उसको ख़राब ना करते हों। वीडियो गेम्स भी इस तरीके की हों जिसमें इस्लामिक वैल्यूज़ को पूरा अच्छे से रखा जाए। तो ये सारी इंडस्ट्री चल रही है। इस इंडस्ट्री को देखें तो 247 बिलियन की है 2022 में यूएस डॉलर के हिसाब से। हलाल कॉस्मेटिक तो उस वक्त थे भी नहीं, लेकिन उसको भी उसमें ले लिया गया, क्योंकि एक तरीके से ये बिजनेस है। ये इंडस्ट्री अभी थोड़ी छोटी है, केवल 84 बिलियन डॉलर की है। केवल नहीं है, वो भी बहुत है, लेकिन बाकियों के मुकाबले में थोड़ा कम है। तो इसमें क्या है, इसमें परफ्यूम ऐसे हैं कि जिसमें अल्कोहल का यूज़ ना हो, क्योंकि ज़्यादातर परफ्यूम में अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो ये उसमें ना हो। तो तमाम उस तरीके की चीज़ें जो इस्लामिक लॉ में, जो शरिया में जिन पे पाबंदी है, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से हलाल फार्मास्यूटिकल्स है जिसमें जेलेटिन जैसे सब्सटेंस है, उसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि वो भी वहाँ पर पाबंदी है, उसके ऊपर वो हराम है। तो इस तरीके से ये पूरी एक इकॉनमी है जिस पर एक बाकायदा सर्वे होता है, बाकायदा वो मार्केट उस तरीके से चलती है। इसमें सभी मिले हुए हैं। इसमें बड़ी बड़ी भारत की कंपनियों ने भी हलाल सर्टिफिकेट लिया है, क्योंकि देखिए फूड के अगर लेवल पे देखें तो दो तरीके के एक सेफ्टी स्टैंडर्ड होते हैं। एक होते हैं जो मॉडर्न तरीके के हैं, जिसमें फूड की क्वालिटी देखा जाए कि फूड कैसा है, उसकी हाइजीन कैसी थी, उसके हिसाब से वो भारत में हो गया जैसे FSSAI करती है, या वेस्टर्न कंट्रीज़ में। लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट की हैं, तुर्की है, पाकिस्तान में भी कुछ हद तक, और इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया। मलेशिया तो टॉप इम्पोर्टर है इन चीज़ों का, सबसे ज़्यादा नंबर पे वही चलता है, पहले नंबर पे। तो इनके यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है फूड की, वो फूड की उस तरीके से क्वालिटी नहीं देखते। उनका कहना है कि तरीका इसका हलाल हो तो वो हलाल सर्टिफिकेट से चलता है, तो वो इम्पोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसलिए भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि दवाइयां बनाती हैं, आयुर्वेद की बनाती हैं, उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप समझ सकते हैं आयुर्वेद की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है आजकल। ये सारी हलाल सर्टिफिकेट इन्होंने लिया है प्रोडक्ट बेचने के लिए, साबुन से लेकर तेल बेचने के लिए सब पर हलाल सर्टिफिकेट लगाया गया, क्योंकि एक्सपोर्ट करना था। और जो माल वहाँ पर बच जाता है उसको देश में खपा दिया गया। उसी जो खपाया जा रहा था माल, उसके ऊपर ही यूपी गवर्नमेंट ने तब बैन लगाया कि ये कॉस्मेटिक कौन सा भाई हलाल होता है, ये कब से होने लग गया, हलाल साबुन कैसे हो गया, हलाल तेल कैसे हो गया, हलाल मीट तो समझ में आता है। तो देखिए भारत में भी कई और चीज़ें आगे बढ़ गई। यहाँ पर पहला हलाल सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ हॉस्पिटल है चेन्नई में, जिसमें हलाल फूड सर्व किया जाएगा जो पेशेंट होंगे, क्योंकि ये मिडल ईस्ट को टारगेट कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म का हिस्सा है। तो मेडिकल टूरिज्म का एक हिस्सा ये हलाल टूरिज्म में बदल गया। यहाँ पर अब क्या होगा, वही सारी बातें, अल्कोहलिक पदार्थ नहीं मिलेगा, कोई उस तरीके से दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी जिसमें अल्कोहल हो, और यहाँ पर वही जो नमाज करने के लिए पूरी जगह रहेगी, वो सब व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, ताकि जो धार्मिक चीज़ें हैं वो वहाँ पर उनकी हर्ट ना हो। ये भारत में एक हलाल ट्रिप ऑफ इंडिया है, ये यहाँ पर हलाल ट्रिप कराता है इंडिया में, जिसमें वो ऐसी जगह पर लेके जाता है जो ज़्यादातर मुस्लिम डेस्टिनेशन है। दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, साउथ की ऐसी जगह हो गई, जहाँ पर वो उन्हें ऐसा फूड भी देगा, ऐसे होटल भी रुकवाएगा जहाँ पर महिलाओं और आदमियों को स्विमिंग पूल अलग अलग हो, नमाज पढ़ने की जगह हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। कोच्चि में, केरला में,
अपार्टमेंट तक हलाल अपार्टमेंट बनाया जहाँ पर पूरा प्रबंध है कि वहाँ पर अजान की आवाज़ अच्छे से सुनाई दे, वेस्ट की तरफ मुंह करके वहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह है, अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उस तरीके से हैं जो इस्लामिक तरीके से, और उसके आसपास कहीं पे अल्कोहल नहीं मिलेगी, वहाँ पर हलाल मीट की व्यवस्था रहेगी आसपास, ये सारी बातें वहाँ पर लागू रहेंगी। तो ये सारी जो एलिगेशन है ये लगती रही हैं। अब देखते हैं जब यूपी गवर्नमेंट ने बैन किया तो उसी दिन उन्होंने 4 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई कि ये गलत काम कर रहे हैं, गलत सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमात उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट जो न्यू दिल्ली में बहुत बड़ी कंपनी है, इस पर सबसे ज़्यादा एलिगेशन लगती है। इसको देखेंगे हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, जमात उलेमा इन मुंबई, तो इस तरह की तमाम कंपनियां हैं। तो अब आते हैं बात जो भारत में सर्टिफिकेट देने की परंपरा है। देखिए भारत में एक ही सर्टिफिकेट चाहिए फूड की सेफ्टी के लिए जो FSSAI देता है, उसके अलावा भारत में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मीट के लिए हलाल और झटका इसकी अलग से बात चलती है कि वो लिख दिया जाए कि मैं हलाल दे रहा हूँ कि झटका दे रहा हूँ, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि हलाल है वो काफ़ी है, क्योंकि उसकी जो बाकी गाइडलाइंस है हाइजीनिक वो फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखेगी, वो कोई और नहीं देखेगा। लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए, खास करके मीट को एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जो भारत सरकार ने प्रॉपरली अलाउड कर रखा है। तो हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस फॉर मीट एंड मीट प्रोडक्ट ये पिछले साल अप्रैल 2023 में ये लागू किया गया है। इसमें साफ लिखा गया है कि प्रत्येक कंपनी, जैसे कि जमात उलेमा हिंद ट्रस्ट है, इसको अगर मीट एक्सपोर्ट कर रही है कोई कंपनी, इससे सर्टिफिकेट लेगी तो ये सर्टिफिकेट देने के लिए पहले इसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा भारत सरकार से। एक बोर्ड है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़, उससे ही अपने आप को रजिस्टर कराएगा, जिसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चेक करेगी। और एक प्रोग्राम बनाया गया जिसके अंदर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया चेक करेगी इंडियन कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम ICAS। ये पूरे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बना दिया गया कि वो देखेगी वो सर्टिफिकेट सही दे रही है कि नहीं। और जो एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है APIDA, वो डेजिग्नेट की गई है इसकी एक तरीके से ओवरऑल मॉनिटरिंग एजेंसी, नोडल एजेंसी। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम बनाया गया। पहले ये सिस्टम नहीं था, 2023 में इसको प्रॉपरली एक तरीके से लागू किया गया। लेकिन केवल एक्सपोर्ट के लिए, मीट प्रोडक्ट के लिए, बाकी प्रोडक्ट के लिए अगर मान लें कुवैत में किसी को तेल मंगाना है, वहाँ पर बिना हलाल के नहीं बिकेगा, तो जमात उलेमा हिंद ट्रस्ट है ये अपना जाएगी। किसी भी कंपनी का, कोई भी बड़ी कंपनी वो आई कि हमारा तेल ले लो भाई, इसको हलाल सर्टिफिकेट दे दो, वो अपनी एक फ़ीस लेंगे, 1 साल की उसकी फ़ीस है, प्रत्येक प्रोडक्ट की कुछ 20 को 1000 रुपये है कुछ इस तरीके से, तो 10,000 है। तो किसी के अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो उसका पूरे साल का खर्चा अगर देखें तो जमात उलेमा हिंद के आसपास 80-90 हज़ार जाएगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट भी देगा 1 साल के लिए, उसके बाद उस कंपनी का वो ऑडिट भी करेगा, उस वक्त भी पैसे लेगा, और वो सारा पैसा जमात उलेमा हिंद के पास जाएगा या तमाम और जो ट्रस्ट है उसके पास जाएगा। वहीं पर इशू आता है कि ये पैसा आखिर बाद में जाता कहाँ है। तो इसीलिए अब ये बनाया गया कि ये गवर्नमेंट से रजिस्टर करेंगे, फिर इनका अब ऑडिट भी हो सकता है, जो पहले नहीं होता था इन कंपनियों का। तो ये केवल मीट प्रोडक्ट के लिए है, इसके लिए ज़रूरी है। बाकी के लिए तो कंपनियाँ अपने आप जमात उलेमा से कराएं, बेचें, कुछ करें, उसमें सरकार का भी रोल नहीं है। लेकिन भारत में उसकी ज़रूरत नहीं है, भारत में ये नहीं हो सकता। तो ये तमाम तरीके के ये मीट के प्रोडक्ट हैं कि बोवाइन है, इसमें बीफ भी हो सकता है, बफेलो भी हो सकता है। बीफ पर सरकार ने बैन लगाया है, अब हो सकता है कि बीफ ना जाता हो, लेकिन बफेलो वगैरह का मीट यहाँ पर जाता है। तो ये सारा जाता है, देखिए 6 अप्रैल को आया है। अब बात है कि ये सारा मसला हो गया, सर्टिफिकेट को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, लेकिन अब भी क्यों इशू बनता है? इशू इसलिए बनता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं। खुद जमात उलेमा हिंद के ऊपर कई बार एलिगेशन लगी है कि उसने टेररिस्टों को लीगल एड के लिए मदद की है। जैसे कि एक ये रिपोर्ट है, जमात उलेमा हिंद ने लीगल एड प्रोवाइड की है, जो इसके चीफ है मौलाना महमूद असद मदनी ने बहुत सारे टेररिस्ट को मदद की है, जैसे कि ISIS के, अलकायदा के, लश्कर तैयबा के। जब इन पर भारत में केस चलता है तो यहाँ पर ही लीगल एड देते हैं। 700 टेरर अक्यूज्ड में से इन्होंने 192 को 2007 से छुड़ा भी लिया है। इन्होंने तमाम उन जो बड़े बड़े हमले रहे हैं, 7/11 का मुंबई ट्रेन हो, 26/11 हो, मालेगांव ब्लास्ट हो, उन सब में इन्होंने मदद की है। देखिए जैसे यही एक पुरानी खबर है कि 7/11 का जो वर्डिक्ट आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसको जमात के लोग जाएंगे अपील करने बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो यहाँ से पता लगता है कि जो पैसा है इसमें जा रहा है, इसी को लेकर
जो टी रवि है उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक जिहाद है, गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें झटका मीट खाना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका पैसा कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है, जो कि देश के लिए ठीक नहीं है। तो ये तमाम वो केस हैं जिन जिनको छुड़ाया गया, डिफेंड किया गया, फ़हीम अंसारी को, शाहिद आज़मी को, नाम भी लिखे हुए हैं और बाकायदा उन्होंने अपनी साइट पे भी इन चीज़ों को बताया है। तो देखिए, अगर इसको देखें तो ये बहुत बड़ा एक फैला हुआ एक इकोनॉमिक नेक्सस भी कह सकते हैं। उसके पैसे की कहाँ से किधर जा रहा है उसको पूरी तरीके से चेक नहीं किया जा सकता। तो हो सकता है कुछ पैसा किसी गलत एक्टिविटी में लग जाता हो, लेकिन पूरी तरीके से कह देना कि इकोनॉमिक जिहाद है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो दोनों तरफ के एक पक्ष है, विपक्ष है, लेकिन आइडियली यही है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर बहुत सारी विविधता है, तरह तरह की डाइटरी हैबिट्स हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, लोगों का रहन सहन है, तमाम तरीके के त्यौहार हैं, वहाँ पर क्योंकि बहुत सारी वैरायटी है। नॉर्थ इंडिया में नवरात्र में मीट नहीं खाया जाता, बंगाल में खाया जाता है, तो अपने धर्म में भी बहुत सारे वो हैं। तो इस तरह का पूरा एक सेटअप है, वहाँ पर एक प्रॉपर एक और गाइडलाइन होनी चाहिए। और जो हलाल जैसे जो नॉन फूड आइटम्स कहें या जो फूड में भी नॉन मीट आइटम्स हैं, उनके ऊपर हलाल सर्टिफिकेट भारत में पूरे देश में कहीं भी सर्व होना कहीं से भी लीगल नहीं है। सिर्फ एक जो अथॉरिटी है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी के पास पावर होनी चाहिए, वही इसको देखे, वो सबसे बेटर है। एक्सपोर्ट एक बड़ा मार्केट है, फिर बात इकॉनमी की आ गई। भारत की कंपनियां हैं, मिडल ईस्ट है, इतनी मुस्लिम देश हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमें बेचना है, उनको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं, वो भी क्या कर सकती हैं। तो दोनों तरफ की बातें हैं, तो इसको उस तरह से समझना चाहिए, उस टॉपिक को इस तरीके से देखना चाहिए। कहीं इसमें रिलीजियस एंगल भी बहुत हावी हो रहा है, एक तरफ से वो भी दिखता है, दूसरी तरफ से उसकी रिएक्शन भी आ रही है। तो इस टॉपिक को आपको कैसा लगा, इसमें क्या आपके विचार हैं, क्या ये होना चाहिए, क्या किस तरीके से इस पर रोक लगनी चाहिए और क्या ये सही है, क्योंकि पूरी तरीके से इस पर रोक नहीं लग सकती। हलाल मीट की जो बात है वो तो बहुत पुराना इतिहास है उसका, उसको बदला नहीं जा सकता, रिलीजन से बहुत अधिक तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारे देश में इसको आगे बढ़ना चाहिए, अपने व्यू कमेंट जरूर करें। मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।